मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक जो हमने अर्थ मूवमेंट में जो क्या क्या पढ़ लिया था हमने, जो हम क्या बात कर रहे थे, हमारे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल में हमने देखा था कि एक तो मंद गति से संचलन होता है और एक आकस्मिक संचलन होता है। आकस्मिक में हमने बात कर ली थी, जैसे हमारे भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए। उसके अलावा हमने किसकी बात करी थी, हमारे लैंडस्लाइड एवलांचेस की बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता था मंद गति से संचलन, उसमें दो तरीके की चीज़ें थी, एक थी महादेशजनक और एक थी पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक में हमने पढ़ा था ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ऊपरी मुखी में भी हमने दो चीज़ देखी थी कि अगर स्थल पर ऊपर उठता है कोई भाग तो उसको उत्थान कहेंगे, और अगर स्थल के भाग में अगर धंसाव होता है तो उसको हम वो क्या कहेंगे, अवतलन कहेंगे। और अगर समुद्री की किसी सतह पर ऊपर कोई भाग उठता है तो उसको हम उज्जमन कहते हैं, और जब नीचे की तरफ धंसाव होता है समुद्र की सतह पर तो उसे निमज्जन कहते हैं। बहुत सारी जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इस तट का निमज्जन तट का के रूप में निर्माण हुआ, उमज्जन तट के रूप में निर्माण हुआ। मतलब समुद्र के तट के पास में है, समुद्री सतह पर वो बदला हुआ, इसलिए उसको निमज्जन और उमज्जन का नाम दिया जाता है। इतनी चीज़ में समझ में कोई प्रॉब्लम थी आप लोगों को? आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते, सबसे बड़ी बात है। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कोई हेजिटेशन ना रख के अपने क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि इसी जब क्वेश्चंस पूछेंगे तभी तो आपकी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आने लगेंगी। फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जिसमें पूरी चीज़ें समझने की है, हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, हर चीज़ को अच्छे से पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, नोट्स से पढ़िए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ, बैठी तो हूँ यहाँ, आप लोगों को समझाने के लिए ही तो हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो बिना किसी हेजिटेशन के आराम से पूछिए। ठीक है। और हाँ, अगर किसी बच्चे की क्लासेस छूट जाती है या फिर किसी भी रीज़न से वो उस टाइम पे क्लास नहीं ले रहा, उसका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, किसी को क्लास नहीं मिल पाई है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है LR स्टडी पॉइंट के नाम से, उसके ऊपर आपको सारे आपका जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे उसकी, तो आपको BA फर्स्ट ईयर के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें आपको सारे आपके फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक सारे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, उसमें सारे लेक्चर जो आपको पढ़ाए गए हैं वो हर लेक्चर सीक्वेंस से उसमें डाला गया है। ठीक है, तो कोई रिवीजन की भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक में लगता है कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आया, उसको दोबारा एक बार सुन लेंगे। ठीक है, तो अभी आगे की क्या बात हम लोग कर रहे थे अपनी, पर्वत निर्माणकारी संचलन में हमने दो प्रकार के बल देखे थे। एक देखा था हमने तनाव बल और एक देखा था हमने संपीड़न बल। देखा था कि नहीं देखा था? तनाव बल में हमने क्या बात करी थी कि हमने दरार की बात करी, चक्रण की बात की और एक हमारे भ्रंशन की बात की थी। कर लिया था इतनी बात हमने। दरार और चक्रण को बात करी थी, फिर उसके बाद भ्रंशन के हमने 4 प्रकार बात किए थे, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है, इस तरीके से सोपानी भ्रंश, 4 भ्रंशों के बारे में बात करी। फिर भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियों को हमने देखा, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉक माउंटेन, हॉस्ट माउंटेन, चारों स्थलाकृतियाँ हमने देखी। अब जो नेक्स्ट हमारा बल आता है वो आता है संपीड़न बल। तनाव बल में क्या था कि दोनों के बीच एक ये इतना बड़ा, जैसे मान लीजिए चट्टान है, इसके अंदर दोनों जो विपरीत दिशा में जाते हैं तो यहाँ पर तनाव पैदा होता है। ठीक है, संपीड़न बल की बात करेंगे तो संपीड़न बल में क्या हुआ, ये देखिए। संपीड़न बल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है, संपीड़न मतलब एक दूसरे की तरफ आना। जब इस तरीके से आए तो इसमें इस तरीके से फोल्ड आपको दिखाई देने लगेंगे। आप कपड़ा लीजिए, रबड़ लीजिए, कोई भी चीज़ को लीजिए और देखिए कि मान लीजिए मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाती हूँ। हाँ, ये पेज ही हम ले लेते हैं। इस पेज को ही लेके देखते हैं। मान लीजिए ये पेज था, पूरा एक है। अभी
अब हमने इसमें संपीड़न बल, संपीड़न मतलब दोनों तरफ से वजन पड़ रहा है, दोनों तरफ से जब हमने इसमें वजन डाला, यूँ इस दोनों तरफ से इसको दबाना शुरू किया, तो बीच में ये किस तरीके से बन गया, बीच का भाग ऊपर उठ गया, नीचे भी धंस गया, तो ये एक संपीड़न बल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके की जो संरचना बनती है वो संपीड़न बल से बनती है। ठीक, अभी हम इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। संपीड़न बल के अंदर जो होता है अभिसरण होता है, और अभिसरण हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, अभिसरण ही तो हो रहा है, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। और इसमें भी दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं संपीड़न बल में, एक होता है वलन और एक होता है संवलन। कौन कौन से होते हैं, एक होता है वलन और एक होता है हमारा संवलन। संपीड़न बल में दो प्रकार के बल इसमें काम करते हैं, एक होता है वलन और एक होता है संवलन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वलन की। संपीड़न बल की बात कर ली कि जैसे इस तरीके से जो संरचना बनती है, इसमें भी कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि महाद्वीप और महासागर बन रहे थे तो अपनति और अभिन्नति बनती है, पढ़ी थी ना ये चीज़, एंटिक्लाइन सिंक्लाइन, वो यही चीज़ है। जब इसमें फोल्ड मान लीजिए इस तरीके से इसमें संपीड़न बल काम किया और ये इस तरीके की संरचना बन गई, तो जो ऊपर उठता है भाग उसको तो हम क्या कहते हैं, एंटिक्लाइन, या फिर इसको अपनति भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अपनति भी कहते हैं। और जो ये नीचे वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंटिक्लाइन, और इसको कहते हैं सिंक्लाइन, या फिर इसको कहेंगे हम अभिन्नति। ठीक, और जो ये नीचे वाले भाग में जो ये इस तरीके की संरचना बनी तो इसको हम वलन कहते हैं। वलन मतलब मोड़, किसी भी चीज़ में मोड़ पड़ जाना उसका वलन कहलाता है। अब देखिए इसमें संपीड़न बल में क्या होता है, ये अभिसरण के रूप में कार्य करता है। संपीड़न बल मतलब कोई भी एक वस्तु है, चट्टान है, आप सिंपल सी चीज़ कोई भी लेके देखिएगा, आप अपने घर पे लेके देखिए, कागज़ को लीजिए और दोनों तरफ से उसमें जोर लगाना शुरू कीजिए, दोनों तरफ से उसको दबाना शुरू कीजिए, तो बीच का जो भाग है वो इस तरीके की संरचना में आ जाएगा, मुड़ेगा, कहीं से ऊपर उठेगा, कहीं से नीचे धंसेगा। इस तरीके की जो संरचना बनेगी वो संपीड़न बल से बनती है। ठीक है, और इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको एंटिक्लाइन, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम सिंक्लाइन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ में आप लोगों को कोई दिक्कत है। अब जो नेक्स्ट बात आती है, हमने बात करी थी वलन की, ये वलन ही होता है, जो इस तरीके से जो संरचना बनी ये वलन होता है। अब वलन को देखते हैं, वलन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक, वलन होता क्या है, वलन के अंदर मतलब जब ये जो फोल्ड बने हैं, जो ये संरचना बनती है हमारी, कागज को फोल्ड किया या फिर किसी को भी, तो वो वलन की स्थिति कहलाती है। इस जो फोल्ड होना होता है वो वलन ही कहलाता है। वलन का इंग्लिश में अर्थ भी फोल्ड होता है। ठीक, वलन हो गया। अब वलन के प्रकार हैं बहुत सारे। ये जो संरचना बनेगी ये बहुत सारे एंगल्स पे अलग अलग तरीके की संरचना हमें दिखाई देगी। ठीक है, इसमें कैसे देखिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर वलन के अंदर वलन के प्रकारों की अगर बात करें, सबसे पहले आता है सममित वलन। मतलब जिस वलन की जो दोनों भुजाएं होती हैं, दोनों भुजाएं समान रूप से, ये वाली भुजा हमारी और इस वलन की ये वाली भुजा, जब ये दोनों भुजाएं समान एंगल पे हमें दिखाई देती हैं तो वो सम्मिलित वलन कहलाता है। सिंपल चीज़ में सिंपल वे में हम इसे समझते हैं। सम्मित मतलब समान सतह। जो वलन होता है, वलन आपको समझ में आया कि किसी भी चीज़ में फोल्ड पड़ जाना, उसके अंदर इस तरीके की जो संरचना हमें दिखाई देगी वो क्या कहता है, वलन कहलाता है। जब मान लीजिए ये हमने फोल्ड किया किसी चीज़ को और उसके अंदर जो दोनों जो साइड है हमारी, उन दोनों में सेम एंगल के ऊपर इन दोनों का निर्माण हुआ
तो वो हमारा सममित वलन कहलाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा असममित वलन। देखिए, सममित वलन में क्या था कि दोनों भुजाएं समान थी, और जो असममित में क्या होगा, दोनों भुजाएं तो समान रूप से झुकी हुई होंगी, लेकिन दोनों की लंबाई में असमानताएं पाई जाएंगी। ये हमारा वलन हो गया। और वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो तो समान एंगल पे है, लेकिन इन दोनों की जो लंबाई है उनमें अंतर पाया जाएगा, वो हमारा सममित वलन कहलाता है। देखिए, सममित वलन क्या था हमारा, दोनों की जो भुजाएं हैं वो समान एंगल पे हैं। और असममित वलन में हमने क्या देखा कि जो इसकी दो भुजाएं हैं वो तो समान है, लेकिन जो इनकी लंबाई होती है वो एक भुजा की लंबाई ज़्यादा होती है और एक की कम होती है। ठीक है, अब बात करें हम थर्ड की। हमने अभी तक कितनी चीज़ें देख ली, दो वलन के दो प्रकार देख लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे वलन, एकन्नति वलन, यानी कि मोनोक्लाइन। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, एकन्नति वलन। इसमें क्या होता है, एक भुजा का झुकाव तो साधारण रहेगा, जैसे हमारी हर भुजा रही ना, जिस तरीके से हर वलन के अंदर एक भुजा का जो कोण बना है वो समान कोण पे बनेगी ये तो। और दूसरी जो भुजा है वो बिल्कुल क्या है, ऐसे समकोण पर आ जाती है, 90 डिग्री के एंगल पे वो दिखाई देगी हमें। एकन्नति वलन मतलब एक जो हमारा एंगल है वो बनेगा, और एक जो भुजा है वो इन वलन की तरह ही समान रूप से झुकी हुई होगी। देखिए, जो ये हमारी एक भुजा हमने बनाई, ये जो एक भुजा है ये तो देखो ऐसे घुमाव पे है तो ये झुकी हुई है, लेकिन जो दूसरी भुजा है वो 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है, मतलब एक समकोण पर बनी हुई है। उसको क्या कहते हैं हम, एकन्नति वलन। अभी तक हमने तीन जो वलन के प्रकार देखे, सममित, असममित और एकन्नति वलन। ठीक, अब जो बात करते हैं हम फोर्थ की। फोर्थ नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है खुला वलन, और एक पांचवें नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा बंद वलन। देखिए, खुला वलन का मतलब है जब दोनों एंगल के बीच का जो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, जो ये बीच का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री से कम का होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, खुला वलन कहते हैं। खुले वलन के अंदर क्या होगा, जो दोनों भुजाएं होती हैं, जो हमारी ये दोनों भुजाएं हुई, इन दोनों भुजाओं के बीच में जो पहले 90 डिग्री का कोण बन रहा था वो 90 डिग्री का कोण ना बन के अब क्या बनेगा, हमारा 180 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, मतलब दोनों जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे की तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई या फिर फैली हुई रूप में नज़र हमें आएगी। ठीक, जो बंद वलन है, बंद वलन में क्या होता है कि जब दोनों जो भुजाएं हैं, मान लीजिए ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री से कम का कोण बनता है तो वो हमारा बंद वलन कहलाता है। जब एंगल 180 डिग्री से कम का और 90 डिग्री से अधिक का बन रहा है तो वो खुला वलन कहलाएगा, और जब 90 डिग्री से भी कम का अगर एंगल बनता है तो वो हमारा बंद वलन के रूप में जाना जाएगा। तो हमने अभी तक कितनी बात कर ली, हमने संपीड़न बल में हमने वलन की बात कर ली। संवलन बल आपके सिलेबस में नहीं है। जो संपीड़न बल में दो बल हमने बात करी थी, कौन सी, एक तो वलन और एक संवलन। तो वलन जो है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन जो संवलन जो बल है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, जो नेक्स्ट जो इसमें हमारा आता है, अभी तक हमने कितनी चीज़ें देखी, हम देख रहे थे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के अंदर हमने सारी चीज़ों को देखा, आकस्मिक बल को भी देखा और पटल विरूपणी या फिर मंद गति से जो संचलन होता है उसको भी देखा। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या था,
बहिर्जात बल, जो पृथ्वी के जो ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उनके अंदर बदलाव किस तरीके से आता है। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर कहीं पर मैदान बने हैं, कहीं पर कोई चट्टान टूटकर गिरी हुई है, तो जो चट्टान खुद की जगह पर टूट के गिरी हुई है तो उसको क्या, किस प्रोसेस के नाम से जाना जाएगा। जब नदियाँ उसको अपने साथ बहा कर ले जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे, कैसे कैसे वो स्थलाकृतियों का निर्माण करते हुए चलेगी, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आंतरिक बल हमने सारे पढ़ लिए हैं, इसमें अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे बहिर्जात बल के बारे में। ठीक, जो दूसरा बल जो आता है हमारा कौन सा था, बहिर्जात बल। देखिए, बहिर्जात बल का मतलब है धरातल पर, धरातल का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे कैसी कैसी स्थलाकृतियाँ बनी हैं, कौन कौन सी वहाँ पे संचलन हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस कौन कौन से बल से प्रभावित होकर वो मतलब कि परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें 3 टर्म्स आती हैं, एक होती है हमारी अपक्षय, एक होता है अपर्दन, और दोनों का सम्मिलित रूप होता है अनाच्छादन। ठीक है, सबसे पहले बात करें किसकी, अपक्षय की। जो अपक्षय होता है, अपक्षय को हम स्थिर या फिर हम कहें कि इसको स्थैतिक, स्थिर या स्थैतिक, स्थिर या स्थैतिक क्रिया के रूप में इसको जाना जाता है। कैसे, अपक्षय क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है, जो ये चट्टान है, ये चट्टान एक टाइम बाद अपने ही स्थान पर टूटने लग जाती है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है और बहुत सालों बाद उसमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वो टूट जाता है। पहाड़ों पे भी आपने ये चीज़ देखी होंगी, और हमारे घरों में भी ये चीज़ होती है कि कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है और बहुत टाइम बाद में वो अपने ही स्थान पर वहीं पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जाता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपक्षय। लेकिन जो ये क्रिया होती है ये स्थिर होती है। स्थिर होती है मतलब अपने ही स्थान पर रहती है, मतलब जहाँ पर इस चट्टान का अपक्षय हुआ, जहाँ पर ये टूटी उसी स्थान पर ये पड़ी हुई रहती है, तो वो हो गया हमारा अपक्षय। अपक्षय के बाद आती है प्रक्रिया हमारी अपर्दन की। अपर्दन में क्या होगा, अपर्दन जो होती है वो एक गतिक अनाच्छादन होता है। देखो, सबसे पहले होता है अनाच्छादन की प्रक्रिया। अनाच्छादन में अपर्दन और अपक्षय दोनों प्रोसेस होते हैं। अनाच्छादन अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाओं का जो सम्मिलित रूप होता है वो हमारा अनाच्छादन कहलाता है। इसमें हमने बात करी अपक्षय की। अपक्षय में स्थिर या स्थैतिक क्रिया होती है, मतलब किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट फूट कर गिर जाना अपक्षय कहलाता है। वहीं अगर उस चट्टान का टूटकर वहाँ बिखर जाना और उसके बाद कोई नदी आई या फिर बहुत तेज हवा चली और उसके माध्यम से उस चट्टान के टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है, हमारा अपर्दन की क्रिया कहलाती है। जो ये अपर्दन की क्रिया है इसको हम गतिक क्रिया भी बोलते हैं, गतिक अनाच्छादन भी इसको कहा जाता। ठीक है, इतनी चीज में कोई दिक्कत कि अपक्षय के अंदर जो चट्टान अपने ही स्थान पर टूटकर गिर रही थी, जिस क्रिया को हमने स्थैतिक क्रिया कहा था, उसी चट्टान को जब हवा या फिर मतलब हम लोग बोलते हैं इसको कि हिमोड के रूप में, हिमोड या फिर जलोड या जलीय अपर्दन के रूप में
उस स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हो जाना क्या कहलाता है? अपर्दन की क्रिया कहलाती है। तो ज़्यादा नुकसानदायक जो हमारे लिए होती है वो होती है अपर्दन की क्रिया। अपक्षय की जो क्रिया होती है उसके अंदर इतना नुकसान ना हो कि अपर्दन की क्रिया में हमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अब तक जो हमने अपना पूरा टॉपिक था कौन सा? अर्थ मूवमेंट। उसमें अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा। आंतरिक बल में हमने सारी चीज़ें देखी, संपीड़न बल, तनाव बल, ठीक। जो हमारा जो ये था बहिर्जात बल, उसमें हमने क्या देखी? हमारे अपक्षय, अपर्दन और अनाच्छादन की क्रिया देखी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अब अपर्दन की क्रिया को लेकर चलेंगे, जिसमें आपके वो दे रखे हैं, पैंक और डेविस का एक सिद्धांत दिया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। आप लोग अपने जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, ठीक है। और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पेपर है वो इतना मतलब टफ माना जाता है कि अगर ये समझ में आ जाता है तो पूरी ज्योग्राफी इजी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है साइंस का टच है, तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक। अदरवाइज आप लोग एक बुक से भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ठीक। तो बाकी की बातें जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।